Assalamualaikum एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कैम्ब्रिज आईजीसीएसई और ओ लेवल्स बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। टॉपिक नंबर 5 तक हम पहुंच गए हैं और जो आप लोगों का टॉपिक नंबर 5 है दैट इज एंजाइम्स। हमने अभी इस वाले टॉपिक में या इस वाले चैप्टर के अंदर एंजाइम्स के हवाले से बात करनी है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंजाइम्स मौजूद कहाँ होते हैं, एंजाइम्स के वर्किंग को कौन इन्फ्लुएंस करता है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने एंजाइम्स के हवाले से डिस्कस करने हैं। इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर इन दोनों सिलेबस का जो इन दोनों डिफरेंट सिलेबस के अंदर एंजाइम टॉपिक के जो कंटेंट्स है वो कंपेयर कर लेता हूँ। एक दफ़ा देख लेते हैं कि कैम्ब्रिज आईजीसीएसई और ओ लेवल्स बायोलॉजी के कोर्स में एंजाइम जो टॉपिक है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अगर देखा जाए ये वाला जो आप लोगों को सिलेबस नज़र आ रहा है ये ओ लेवल्स बायोलॉजी का है। मैंने यहाँ पर कोर्स कोड भी लिखा है और ये जो आप लोगों को सिलेबस नज़र आ रहा है ये कैम्ब्रिज आईजीसीएसई बायोलॉजी का है। मैंने यहाँ पर इसके साथ भी कोर्स कोड लिखा है। ये लेक्चर आप लोग दोनों सिलेबस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोग ओ लेवल्स बायोलॉजी में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो 7 टॉपिक्स दिए गए हैं और अगर आप यहाँ पर आईजीसीएसई बायोलॉजी में देखते हैं तो जो टोटल टॉपिक्स है वो 9 दिए गए हैं। तो कोई इशू नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा 2 टॉपिक्स है उस पर मैं डिस्कशन कर लूँगा आप लोगों के साथ। ये मुझे रीड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग बस इतना अंडरस्टैंड कर ले कि ये वाला लेक्चर हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद जो डिटेल्स है वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। हमने ऐसा करना है कि एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं एंड सो ऑन, और उसके बाद इस एक एक टॉपिक पे डिटेल में हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। मैंने इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नोट किया है कि देर आर टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में या टॉपिक नंबर 1 में डिस्कस किया है कि लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 को कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने लिखा है कि देर आर 2 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एक को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन यू नीड टू रिमेंबर इज मेटाबॉलिज्म। आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स अपने कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ये इनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया या खासियत हो गई है। एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शंस। यू नीड टू रिमेंबर कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे ईच एंड एवरी सेल के अंदर अगर हो रहे होते हैं और उन सब रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म नाम देते हैं। ये लिविंग थिंग्स की एक खासियत है, ये आप लोगों को पेपर के लिए याद होना चाहिए। हमने इस चैप्टर के अंदर जो बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इस मेटाबॉलिज्म या इन केमिकल रिएक्शंस के हवाले से करनी है। रिप्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक होगा वो तो अलग टॉपिक है, तो उस पर हम अलग डिस्कशन कर लेंगे। अब ये तो मैंने आप लोगों के सामने एक आइडिया जस्टिफाई किया है कि लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उन रिएक्शंस में से एक रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने नोट कर लेता हूं कि डेली बेसिस पे वी कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर एज अ काइंड ऑफ फ्यूल। हम सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे होते हैं, फूड का इनटेक कर रहे होते हैं। अपने एनवायरनमेंट से हम शुगर का इनटेक कर रहे होते हैं। कंसिडर करते हैं फॉर वाइल, अगर आप लोग कोई भी स्वीट चीज़ें खाते हैं तो समझो कि आप डायरेक्ट शुगर का इनटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक कर रहे हैं। इवन जो हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें भी आप लोग डिस्कस करेंगे स्टार्च मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। पोटैटो आप समझे कि रिच है, स्टार्च उसमें मौजूद है, शुगर उसमें मौजूद है। राइस आप लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें आप लोग शुगर का इनटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक कर रहे हैं। डेली बेसिस पे वी कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर एज अ काइंड ऑफ फ्यूल। हमें वहां से एनर्जी मिलती है, तभी तो हम फूड का इनटेक कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हम इस शुगर का इनटेक करते हैं, ये मैंने शुगर का फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा है।
तो इस शुगर का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है हर एक सेल के अंदर। आप लोग डिस्कस करेंगे किस चीज के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, यू नीड टू रिमेंबर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस शुगर का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। एंड ब्रेक डाउन के रिजल्ट में आप लोग डिस्कस करेंगे कि यही शुगर हमें CO2 देता है। CO2 के साथ साथ ये हमें ATP या दूसरे अल्फाज में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड एनर्जी के साथ साथ ये वाटर प्रोड्यूस कर देता है। सो जो भी हम इनटेक ऑफ शुगर कर रहे होते हैं उसका ब्रेक डाउन ऐसे हो रहा होता है, और पर्पस क्या है, ताकि इस शुगर के अंदर एनर्जी है वो हमें प्रोवाइड की जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं यहाँ पर आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि हम ग्लूकोज का या शुगर का इनटेक कर रहे हैं और उससे एनर्जी बन रही है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस अकर होते हैं, और उनमें से एक रिएक्शन ये रिएक्शन है जो कि जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि ये रिएक्शन हमारे सेल्स के अंदर जब हो, बॉडी के अंदर जब हो, तो ये सेकंड्स के हिसाब से होता है। सपोज करते हैं फॉर वाइल के मैं ग्लूकोज या शुगर का इनटेक करता हूं, तो बॉडी के अंदर सेकंड्स के हिसाब से उसका ब्रेक डाउन सेल के इनसाइड शुरू हो जाता है, और हर एक सेल में एनर्जी बनाना शुरू हो जाती है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट अ जार ऑफ शुगर इन किचन, अगर इन केस हम किचन के अंदर शुगर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सो मैंने यहां लिखा है कि इट विल ऑलवेज रिमेन इन द किचन फॉर सेंचुरीज, यू कैन से, विदाउट एनी कन्वर्जन टू CO2 एंड H2O। बॉडी के अंदर आप लोग देख ले कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें ये तीन चीजें प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी सर्वाइवल हो रही है। लेकिन अगर किचन के अंदर देखा जाए तो वहां पर शुगर का एक पूरे का पूरा जार पड़ा है, वहां पर पूरे का पूरा शुगर एक लार्ज अमाउंट में पड़ा है, और इवन किचन में ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन वहां पर वो शुगर डिसअपियर नहीं हो रहा, सेंचुरीज में भी वो शुगर डिसअपियर नहीं हो रहा। द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज दिस सो, why this reaction in our bodies occur in seconds. However, if we talk about this reaction in kitchen, this reaction will take centuries. So ये क्यों ऐसे होता है? मैंने यहां पर उसका आंसर लिखा है कि द डिफरेंस इज कैटलिस्ट। इन दोनों रिएक्शंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, वो कैटलिस्ट का आ रहा है। हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर रिएक्शन इंतहाई ज्यादा फास्ट हो रहा है, लेकिन किचन में ये रिएक्शन आप लोग डिस्कस करेंगे इंतहाई ज्यादा स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन में हमारे बॉडी के अंदर कैटलिस्ट यूज हो रहा है, और नीचे किचन वाले रिएक्शन में आप लोग डिस्कस करेंगे कि कैटलिस्ट नहीं यूज हो रहा। अब आप लोगों से अगर इनकेस कोई पूछता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, लाइक ये इतना मैजिकल काम करते हैं कि किसी रिएक्शन के स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ाते हैं कि एक रिएक्शन सेंचुरीज में नहीं अगर हो रहा तो वो सेकंड्स में अगर हो जाता है, ये कैटलिस्ट क्या चीजें हैं? सो आप लोग याद रखेंगे कि कैटलिस्ट हर उस सब्सटेंस को बोलते हैं दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड इज नॉट चेंज्ड बाय द रिएक्शन। ये मैंने यहाँ पर कैटलिस्ट का आपके सामने डेफिनेशन डिस्कस किया है, जो कि मैं पास्ट पेपर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो उसमें ये डेफिनेशन आप लोगों के काम आएगा। So any substance that increase the rate of a chemical reaction and is not changed by the reaction is called catalyst। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कैटलिस्ट हमेशा क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन के स्पीड को मिलियंस ऑफ टाइम्स इंक्रीज करेगा, और आप लोग डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैटलिस्ट इन अदर वर्ड्स यू कैन से इज नॉट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, ये रिएक्शन में खर्च नहीं होता। दूसरे अल्फाज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो ये कैटलिस्ट का डेफिनेशन है कि इट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड दिस सब्सटेंस always remain unchanged during a reaction. It is not changed by a reaction. It is not consumed during a reaction. It can be used again and again. मैंने यहां पर इवन ये भी लिखा है कि विदाउट कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन कुड नॉट अकर इन टाइम। रिएक्शंस इंतहाई ज्यादा स्लो होंगे, और अगर इंतहाई ज्यादा स्लो होंगे तो हमें उसका फायदा नहीं होगा। Exact is the case with enzymes. Enzymes are protein that also acts as catalyst.
अब हमारी जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एंजाइम्स है। सो मैंने एंजाइम्स के हवाले से भी डिस्कस किया है कि ये क्या चीज़ें हैं। दीज आर सर्टन प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन एक्ट्स एज बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब कि दे आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। एंड ये बायोकैटलिस्ट क्या कर रहे होते हैं इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स, आप लोग डिस्कस करेंगे कि दे स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के स्पीड को क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो अभी तक जो हमने ये फ्यू लाइंस डिस्कस किए हैं, लेट मी समराइज दीज फ्यू लाइंस और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को ये आइडिया दिया है कि लिविंग थिंग्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं एंड द सेकंड वन इज मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन में लिविंग थिंग्स अपने कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर्स। एंड मेटाबॉलिज्म यू नीड टू रिमेंबर कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहे होते हैं किसी भी लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर। अब उन थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से एक रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है कि इफ वी कंज्यूम या इफ वी टेक इन सम अमाउंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज इनटू आवर बॉडीज, सो वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज अकर हो जाएगा एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। स्पेशली हर एक सेल के अंदर ये प्रोसेस अकर होगा। लेकिन अगर हम किचन के अंदर देखते हैं तो शुगर एंड ऑक्सीजन दोनों मौजूद है, लेकिन वहां पर शुगर डिसअपियर नहीं हो रहा। क्यों नहीं अकर हो रहा, अपीयर हो रहा, वहां पर डिसअपियर हो रहा? बिकॉज आप लोग याद रखेंगे कि जब हमारे बॉडीज के अंदर ये प्रोसेस अकर होता है तो उसमें एक सब्सटेंस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, जो कि इसके स्पीड को बढ़ाता है, इस रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है। और किचन में वो कैटलिस्ट नहीं है तो इस वजह से इस रिएक्शन का जो स्पीड है वो स्लो है। कैटलिस्ट हर उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन वो किसी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा, और सारे का सारा क्रेडिट कैटलिस्ट को ही जाता है कि उसकी वजह से रिएक्शन स्पीड क्या कर रहा है, वो हर वक्त इंक्रीज हो रहा है। अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स भी कैटलिस्ट है, लेकिन हम इनको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। बायो कैटलिस्ट इस वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि दे आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में बॉडी में पाए जाते हैं। एंड इफ समवन आस्क यू दैट एंजाइम्स, तो चलो समझ आ गई कि दे आर बायो कैटलिस्ट, दे स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन एंजाइम्स बने किस चीज से है? सो आप बोलेंगे कि ऑलमोस्ट दे एवरी एंजाइम इज प्रोटीन इन नेचर। ये सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दूसरे अल्फाज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं, क्योंकि प्रोटीन किस चीज से बनते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो एंजाइम्स भी प्रोटीन है तो ये अमाइनो एसिड से बनेंगे। याद रखना है, मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडीज इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। ऑलमोस्ट एवरी रिएक्शन इन आवर बॉडीज इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में रिएक्शन स्लो होते रहे तो स्लो रिएक्शंस का हमारे बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा। रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सो ऑलमोस्ट एवरी रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। दे आर मेड इन लिविंग सेल्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो एंजाइम्स एक इनक्रेडिबल वर्क कर रहे हैं, यू नीड टू रिमेंबर कि ये किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो ये कहाँ से आते हैं, बनते कहाँ से हैं? सो आप बोलेंगे कि दे आर मेड इन लिविंग सेल्स। इसका मतलब कि सेल्स एंजाइम खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, खुद उसको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स आप लोग डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स को प्रिपेयर करने के जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो डीएनए से आते हैं। लाइक अदर कैटलिस्ट, दे कैन बी यूज्ड रिपीटेडली because they are not consumed during the reaction या during a chemical reaction। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैटलिस्ट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करता है और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जैक्ट इज द केस विद दीज बायो कैटलिस्ट। ये बिल्कुल उसकी तरह होगा, रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देंगे लेकिन वो इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। इनको रिपीटेडली यूज किया जा सकता है।
एक एंजाइम है, सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास एक एंजाइम है, तो इसको एक दफ़ा भी यूज़ किया जा सकता है, दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है, सेल इसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर सकता है। ऑल्सो ओनली स्मॉल अमाउंट आर नीडेड टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स के बारे में यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दे कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, सो इसी वजह से ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम बी किसी रिएक्शन के, किसी भी सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक एंजाइम रिपीटेडली यूज होगा, तो जब वो रिपीटेडली यूज होगा तो आप बोल सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट में भी अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो बहुत सारा काम वो कर सकते हैं, बहुत रिएक्शंस को वो कैटलाइज कर सकते हैं। दे मेक श्योर दैट दीज रिएक्शंस अकर क्विकली इनफ टू सस्टेन लाइफ। जाहिर सी बात है कि अगर इन केस, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि किचन में एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें शुगर का ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर इन केस ये रिएक्शन हमारे बॉडी में भी ऐसे ही स्लो हो, इसमें भी ईयर्स लगे, तो फिर तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। सो लाइफ को सस्टेन करने के लिए एंजाइम्स का रिएक्शन को क्विकली कैटलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एल्स हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस नहीं होंगे और हमारी सर्वाइवल नहीं होगी। सो एंजाइम्स मेक श्योर करते हैं कि हमारे बॉडी में रिएक्शंस फास्ट हो ताकि लाइफ सस्टेन हो, लाइफ सर्वाइव करता रहे। सो यहाँ पर हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, जो आप लोगों की रेकमेंडेड बुक है वहाँ से ये पूरे का पूरा कंसेप्ट मैंने बोरो किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा 1 मिनट में इसको समराइज कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को आइडिया दिया है कि हमारे बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं, एंड दोज थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया कि उन रिएक्शंस में से एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन अकर होता है और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। एटीपी का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। मैंने आप लोगों को आइडिया दिया कि यही ग्लूकोज या यही शुगर किचन में भी मौजूद होता है, लेकिन वहां पर ये डिसअपियर नहीं होता इस रिएक्शन के रिजल्ट में। डिफरेंस ये है कि हमारे बॉडी में कैटलिस्ट यूज होता है और किचन में वो कैटलिस्ट उसके पास अवेलेबल नहीं होता। कैटलिस्ट हम हर उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि किसी रिएक्शन के स्पीड को इंतहाई ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन वो इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, चेंज नहीं होता, उसको रिपीटेडली यूज किया जा सकता है। एंजाइम्स भी बायोकैटलिस्ट है। इसका मतलब हो गया कि इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स ये कन्वर्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को। आप लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन से बने होते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब में ये यूज होते हैं। तो फिर सेल के पास एंजाइम्स आते कहाँ से है? आप बोलेंगे कि सेल अपने लिए खुद सिंथेसाइज करते हैं, डीएनए इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो उसके लिए क्या कर रहे होते हैं? सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। चूंकि ये रिपीटेडली यूज होते हैं, तो इस रिपीटेड यूज होने की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स भी हमारे सेल्स के लिए इनफ होते हैं। वो पूरे के पूरे प्रोसेसेस को सस्टेन करते हैं, लाइफ को सस्टेन करते हैं। एंजाइम्स का होना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि रिएक्शंस अगर इनके स्लो डाउन हो गई तो हमें फिर फ़ायदा नहीं होगा। अब मैंने आप लोगों को एंजाइम्स के बारे में काफ़ी डिटेल बताई है इंट्रोडक्शन में। थोड़ी देर के लिए हम जस्टिफिकेशन करते हैं कि एनिमल्स के बॉडी में एंजाइम्स कहाँ होते हैं और कौन से होते हैं। तो हम सारे तो नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे सामने आते हैं बुक के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एंजाइम्स इन एनिमल्स पे हम 2 मिनट के लिए डिस्कशन करते हैं। For instance, inside the intestine, complex molecules are broken down to simple one in the process of digestion. आप लोग देख ले, जब भी हम फूड का इनटेक करते हैं सो उस फूड के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले ओरल कैविटी में हम टीथ की मदद से उसको चीव करते हैं। जैसे ही ये फूड हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है सो आप लोग डिस्कस कर ले कि वो उसके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल में कन्वर्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। और ये कौन कैटलाइज कर रहा होता है?
ये आप डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की मदद से होता है। अगर इनकेस एंजाइम्स नहीं होते सो फूड का ब्रेकडाउन हमारे इंटेस्टाइन में फिर पॉसिबल नहीं था, उसमें फिर ईयर्स लगते। तो ये देख लो, एनिमल्स के बॉडीज में एंजाइम्स अगर आपसे कोई पूछता है कहाँ मौजूद है, तो आप बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन में, जो फूड में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी बात हो रही है। स्टार्च इज ब्रोकन टू माल्टोज बाय एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। अब ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए याद रखना है, पेपर 1 के लिए स्पेशली आप लोगों ने याद रखना है कि स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ये जब भी हमारे बॉडी में आता है तो इसको किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, माल्टोज में। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जबकि माल्टोज आप लोग डिस्कस करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कौन से एंजाइम की मदद से होता है, सो यू नीड टू रिमेंबर एमाइलेज एंजाइम की मदद से होता है। दिस एमाइलेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च दैट इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू माल्टोज सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन ब्रेक डाउन टू अमाइनो एसिड अकर बाय प्रोटीएजेज एंजाइम। प्रोटीन जिस तरह आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर में डिस्कस किया है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन हमेशा किस में होता है, अमाइनो एसिड्स में होता है। और ये कौन से एंजाइम्स की मदद से अगर होता है, आप बोलेंगे कि दिस ब्रेक डाउन अकर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेज एंजाइम्स। सो ये पेपर 1 के लिए बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है कि स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है इनटू माल्टोज एंड प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है इनटू अमाइनो एसिड। प्रोटीन ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड में कैसे होता है, प्रोटीएजेस की मदद से। स्टार्च का जो ब्रेक डाउन है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ क्या, एमाइलेज एंजाइम। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स दैट आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। सो ये 2 एंजाइम्स आप लोगों को याद होने चाहिए। A different enzyme is needed for each kind of nutrient, i.e. they are specific in their working. इंट्रोडक्शन में तो मैंने आप लोगों को आइडिया नहीं दिया, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर वर्किंग। ये हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, या जिस तरह आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स पढ़ते हैं, तो इसके लिए अलग एंजाइम होगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम होगा। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम्स मौजूद होंगे। एंड डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए अलग एंजाइम्स मौजूद होंगे। सो अ डिफरेंट एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए एक डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, और उसकी मदद से उसका ब्रेक डाउन अकर हो सकता है। So, we were talking about certain enzymes found in the bodies of animals. बहुत सारे होते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ 1-2 की बात की। Moving towards the next section, and that is enzymes in plants. हम plants में भी देखते हैं कि क्या enzymes वहाँ पर मौजूद होते हैं या नहीं होते। अगर in case वहाँ पर मौजूद है, तो वो कौन कौन से enzymes है और वो वर्क कैसे कर रहे होते हैं। In a germinating seed, they digest the food stores for growing seedlings. Suppose करते हैं for a while कि ये हमारे पास एक सीड है। जब इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो हम इस वाले सीड को फिर जर्मिनेटिंग सीड्स बोलते हैं। अब ये जो जर्मिनेटिंग सीड आपको नजर आ रहा है, जिसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है, ये अभी एक प्लांट बनाएगा। इंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं, डाइजेशन कर रहे होते हैं जितना भी इस सीड के अंदर फूड स्टोर हो गया होता है उसको। सो एंजाइम सबसे पहले इस फूड का डाइजेशन शुरू कर देंगे। जैसे ही वहां से एनर्जी आएगी, तो ये सीड ग्रो करना शुरू कर जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ अ सीड या जर्मिनेशन ऑफ अ सीड विदाउट दीज एंजाइम्स नहीं अकर हो सकता। अब इस पूरे प्रोसेस में कुछ स्टेप्स आते हैं। ये पूरे का पूरा प्रोसेस होता कैसे है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। मैंने लिखा है कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सीड। सपोज करते हैं फॉर वाइल ये हमारे पास एक सीड है, ये अभी डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मीन ये ख्वाबीदा है, ये अभी इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं हो रहा। हुआ क्या है, स्टेप नंबर 1 में यू विल डिस्कस दैट दिस
द सीड एब्जॉर्ब वाटर, ये क्या कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जब भी हम इसको सॉइल में रखते हैं। सो द सीड, यू नीड टू रिमेंबर, विल एब्जॉर्ब वाटर। अब जैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा इस सीड के अंदर, सो आप डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और इस एंजाइम को हम नाम देते हैं एमाइलेज एंजाइम। यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। ये एंजाइम आपको नजर आ रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया, ये अमाइलेज एंजाइम यहाँ पर एक फूड सोर्स होगा और उस फूड सोर्स को हम बोलते हैं स्टार्च। सो दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दिस स्टार्च। इस स्टार्च को क्या करना शुरू कर देगा, ब्रेक करना शुरू कर देगा। स्टार्च के ब्रेक डाउन के रिजल्ट में क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। सो आप लोग देख ले कि स्टार्च ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के रिजल्ट में माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। किसने ये ब्रेक डाउन काज कर दिया है, एमाइलेज एंजाइम ने काज कर दिया है। अब यही माल्टोज जो आप लोग देख रहे हैं ये सॉल्युबल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो सॉल्युबल है, तो ये यहां पर इस एम्ब्रियो में एंटर हो जाता है। सो सॉल्युबल दिस माल्टोज इज कैरीड टुवर्ड्स द एम्ब्रियो। इस सीट के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होगा और वहां पर ये माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा पाथवे आप लोगों को पता हो। एंड दिस ग्लूकोज यू नीड टू रिमेंबर कि ये फिर ग्रोथ में भी यूज होना शुरू हो जाता है। ये ग्लूकोज सेलुलोज फॉर्मेशन में भी यूज हो जाता है और न्यू सेल्स भी इसकी मदद से बन रहे होते हैं। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ अ सीड हो रहा है, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड बन रहा हो रहा है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अकर हो रहा है, न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, इसी के साथ साथ ग्रोथ सेल्यूलोज फॉर्म हो रहा है। सारे का सारा क्रेडिट किसको जाता है, ऑलमोस्ट ऑल क्रेडिट आप बोल सकते हैं कि इस केस में एमाइलेज एंजाइम को जाता है, क्योंकि वाटर की एंट्री हो गई, उसकी वजह से एंजाइम एक्टिवेट हो गया, उसने पूरे का पूरा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया और उस पूरे चेन रिएक्शन के रिजल्ट में ये जो सीड है ये ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। तो आप लोगों ने एनिमल्स में भी एंजाइम्स को एक दफा देख लिया और प्लांट्स में भी एंजाइम्स को एक दफा देख लिया। एंजाइम्स आप लोगों ने डिस्कस किया है कि एनिमल्स और प्लांट्स में मौजूद होते हैं और ये ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू रिमेंबर दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस एज वेल। लाइक सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना है और चीज़ों को ब्रेक करना है, हमें बहुत सारे बैड केमिकल से भी ये बचा रहा होता है सेवरल केसेस में। Another enzyme which speed up the breakdown of substance is catalase। ये अब नेक्स्ट एंजाइम का जिक्र आ रहा है कि एक और एंजाइम है एंड इस एंजाइम का नाम है कैटलेज। ये भी कोई सब्सटेंस हमारे लिए चेंज कर रहा होता है। हमारे हर एक सेल के अंदर यू नीड टू रिमेंबर के रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं और उन रिएक्शंस के रिजल्ट में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा होता है। ये एक बैड केमिकल है, ये नेचुरली आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर, हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स है उसमें बन रहा होता है। दिस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यू नीड टू रिमेंबर इज टॉक्सिक। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि सेल्स के इनसाइड ये बनता है, लेकिन दिस इटसेल्फ इज टॉक्सिक। अब इससे कैसे हम अपने आप को बचाएंगे, कैटलेज प्रेजेंट इन द सेल्स। हमारे सेल्स के अंदर एक एंजाइम मौजूद है एंड दिस वन इज कॉल्ड कैटलेज। वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक कर देता है। कौन कौन से सब्सटेंस में, वाटर एंड आप डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन में। तो जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस कैटलेज की वजह से वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा डैमेज से, सेल अब डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्रेडिट किसको जाता है, मुझे बताओ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमेशा वाटर और ऑक्सीजन बना रहा होता है एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस इज कैटलेज। ये सारे का सारा प्रोसेस कर रहा होता है। सो हमने यहाँ पर एंजाइम के हवाले से डिस्कस किया कि कैटलेज हमें टॉक्सिक इफेक्ट से बचाता है। एमाइलेज का सीड जर्मिनेशन में आप लोगों ने डिस्कस किया। प्रोटीएज के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा सा और भी इसके हवाले से देख लेते हैं।
अब आप लोग अगर इनकेस नोटिस कर ले तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स जो आप लोगों को अभी दिए हैं, ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्पल was somehow related to breakdown of substances. आप लोगों ने डिस्कस किया कि दिस प्रोटीन ब्रेक डाउन अकर होता है इनटू अमाइनो एसिड। स्टार्च के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया कि ब्रेक डाउन अकर होता है इनटू माल्टोज। एंड कैटलिस्ट का आप लोगों ने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर रहा होता है। सो फॉर वाइल यू कैन कंसिडर, या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंजाइम तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन नो, मैं यहां पर ऐड करने लगा हूं कि एंजाइम्स नॉट ओनली ब्रेक बट ऑल्सो बिल्ड। सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेक डाउन नहीं करते, बनाते भी है, बहुत सारी चीजें फॉर्म भी कर रहे होते हैं। इसका मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना भी सकते हैं। There are several enzymes that make complex molecules from simple molecules. Simple molecules combine होंगे और उससे complex molecules बन जाएंगे। ये आप लोग के सिलेबस में है, बुक में है। For example, enzyme help to link amino acid together to make protein inside cell. So suppose करते हैं for a while कि these are certain individual amino acids and all these amino acids are found randomly scattered in the cytoplasm. आप लोग देख ले कि तमाम के तमाम अमाइनो एसिड स्कैटर्ड हैं इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं, इन सब के बीच में बॉन्ड बना देगा और बॉन्ड के रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोटीन। सो अमाइनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर एंड दे मेक प्रोटीन इनसाइड द सेल। और इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, मैं एक चीज जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आप लोगों की बुक है, हर्डर एजुकेशन वाली जो पब्लिकेशन वाली जो बुक है, वहां से मैंने ली है। इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, दीज समहाउ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर। आप लोग देख ले, इनके बीच में रिएक्शन होगा, इनको कंबाइन कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एंड इसके रिजल्ट में यहां पर क्या बनाया जाएगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया जाएगा एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, सेल्यूलोज। ये जो लॉन्ग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता जा रहा है, ये देख लो यहां पर एंजाइम बॉन्ड बना रहा है, दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या, सेल्यूलोज। सो आप लोग बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वे मेक बॉन्ड विद ईच अदर एंड दे फॉर्म सेल्यूलोज, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सो ये सिर्फ एक सिंपल सा आइडिया है। ओके, अब आप लोग जितने भी एंजाइम्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल कैटलेज आप लोगों ने पढ़ा है, एमाइलेज आप लोगों ने पढ़ा है, प्रोटीएज एंजाइम आप लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक जो हमारी डिस्कशन हो गई है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, यू नीड टू रिमेंबर कि दे ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम एंड विद अ नेम दैट इज कंटेनिंग ASE। एंजाइम्स के आखिर में, ऑलमोस्ट सब एंजाइम्स के आखिर में ASE मौजूद होगा। सो मैंने लिखा है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। They are usually named according to the reaction they catalyze and their names often end in ASE. तकरीबन सारे एंजाइम्स का, ज़रूरी नहीं है, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, लेकिन ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स ASE वर्ड में एंड हो रहे होते हैं। द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये एक एंजाइम है और जिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे ये एक्ट कर रहा है, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके लिए क्या है, सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिस पे ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा होता है। सो हम उसका नेम उसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट कर रहा है तो दिस एंजाइम इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेजेस। आप लोग देख ले, ASE एंड पे आ रहा है। अगर प्रोटीन पे एक्ट कर रहा है तो दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड प्रोटीएजेस। और अगर एक एंजाइम एक्ट कर रहा है लिपिड्स पे तो फिर हम इसको बोलते हैं लाइपेजेस। लिपिड्स का मतलब फैट्स या ऑयल कुछ भी हो सकता है। अगर एक एंजाइम स्टार्च पे एक्ट कर रहा है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा है, तो दिस वन इज एमाइलेज, ASE एंड पे आ रहा है। और अगर माल्टोज पे एक्ट कर रहा है, माल्टोज स्टार्च के ब्रेक डाउन से बनता है, तो इसको हम माल्टेज बोलते हैं। अगर सुक्रोज पे कर रहा है, सुक्रोज भी ग्लूकोज वगैरह के बनने से बनता है, तो उसको हम सुक्रेज बोलते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप लोग नोट करेंगे तो सारे एंजाइम्स के एंड पे ASE आ रहा है।
एक एंजाइम बाद में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन चैप्टर में, उसको हम पेप्सिनोजिन बोलते हैं। इसका जो नाम है वो ASE पे एंड नहीं होता, या पेप्सिन वो GAN वगैरह पे ख़त्म हो रहा होता है। ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है ऑफ एंजाइम्स, मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ये केमिकल रिएक्शंस के स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन, इनके नेम्स ASE में ख़त्म होते हैं। ये सेल्स खुद बनाते हैं, से आप लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स एनिमल्स हर जगह मौजूद होते हैं। प्रोटीन पे एक्ट करने वाले एंजाइम्स को प्रोटीएजेस बोलते हैं। रिपीटेडली ये यूज होते हैं, कंज्यूम ये नहीं होते, एंड सो ऑन। अब ये सारे कंसेप्ट्स की अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो पास्ट पेपर्स के कुछ जो है पेपर 1 के स्पेशली सम MCQs आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, तो आप लोग ट्राई करेंगे कि ये खुद से सॉल्व करेंगे। सो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, मैं आंसर्स नहीं बताने वाला, ताकि आप मुझे आइडिया हो जाए कि कुछ समझ आ गई है या नहीं। सो व्हाट कैटलाइजेस द केमिकल रिएक्शन नीडेड टू सस्टेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म, ये आप लोग देख ले 2025 नवंबर अक्टूबर नवंबर पेपर में आया है, पेपर 1 में ये आया है। So what catalyzes the chemical reaction needed to sustain life in organism? So इसमें से आप लोग मुझे बताइए कि ऑप्शन A, B, C, चार्ली, डेल्टा में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी। The second question is in paper 1 variant 2, that is 2025 October November. Enzymes are large molecules. Which small molecules are they made from? We already discussed that enzymes are certain biological molecules, और इनमें से अल्फा, ब्राउ, चार्ली, डेल्टा में से विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज करेक्ट, मैं नहीं बताने वाला, ताकि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQs, many reactions in a cell are dependent on enzyme activity. Which statement about enzyme is not correct? ये भी पेपर 1 वेरिएंट 1 में आया है, और ये O लेवल्स बायोलॉजी कोर्स में आया है 2025 में। सो यहाँ से मुझे आप लोग बताए कि विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। मैं ऑप्शंस नहीं रीड कर रहा, आप लोग इसको खुद रीड करेंगे। नेक्स्ट भी पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, O लेवल्स बायोलॉजी का है। व्हाट आर फीचर्स ऑफ एंजाइम्स, ये ऑप्शंस आप लोग यहाँ से रीड करेंगे और यहाँ से फिर ऑप्ट करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स के फीचर्स है। अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो फिर मुझसे पूछेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये खुद सॉल्व कर ले, क्योंकि लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया है एंड आई वांट टू चेक कि आपको कितना याद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर कंटेन्स एंजाइम्स, विच एंजाइम रिमूव एन ऑयल स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स, कौन सा जो है वो इसमें से रिमूव कर रहा होता है ऑयल स्टेन को या लिपिड्स को। ये भी पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, मैंने खुद से फिलहाल ऐड नहीं किए। विच वर्ड डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमाइलेज इन अ केमिकल रिएक्शन, पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, 2025 में आया है। एमाइलेज के एक्शन को कौन सा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, एमाइलेज क्या है, एंड सो ऑन, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच सब्सटेंस इज एन एंजाइम, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वो एंजाइम है। मैंने वैसे इसका जिक्र किया है अभी लेक्चर के दौरान, और आप लोगों की बुक में अभी इसका जिक्र नहीं है, अभी मीन के टेक्स्ट के अंदर मैंने इसका जिक्र नहीं किया, ये किसी और चैप्टर में इसका जिक्र होगा, लेकिन रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, और मैंने अभी आप लोगों के साथ बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया है। इसमें से मुझे बता दें कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और हम पेपर 3 से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इसको आप लोग खुद रीड करके मुझे आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। 1 मिनट भी आप लोगों को नहीं लगेगा ये सॉल्व करने में, जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया है 1 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। एंड मूविंग टूवर्ड्स द पेपर 4, उसमें आप लोगों ने मुझे 2 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट लिखना है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं एंड सो ऑन। सो आई होप सो कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, इसको भी एक दफ़ा देख ले, मुझे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहे
तो वो लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं आप लोग जूम ऐप पे। एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप मेरे वॉच कर सकते हैं। पेड मेरे लेक्चर्स होंगे आप लोगों के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि कोर्स सारे का सारा ख़त्म हो जाए। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। बाकी कांटेक्ट नंबर वगैरह सारा मैंने यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी, इंस्टाग्राम जो मेरा प्रोफाइल है वो भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है वीडियो लेक्चर, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। काका खेल्स बायोलॉजी मेरे लेक्चर का चैनल का नाम है, यहाँ से आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।